बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि अंदाज़ा था और जैसा कि अंदाज़ा नहीं था, जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो फ़ैसले किए हैं उन्होंने हुकूमत को भी हिला कर रख दिया है और मीडिया को भी हैरान करके रख दिया है। मैंने दो फ़िक्रे बोले कि जैसा कि अंदाज़ा था और जैसा कि अंदाज़ा नहीं था। जैसा कि अंदाज़ा था से मुराद ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की इमरान खान की तरफ वापसी का कोई इम्कान नहीं था, वो बात पूरी हुई और जहांगीर तरीन ग्रुप के इजलास में अरकान ने साफ कह दिया कि अगर हम इमरान खान का साथ देंगे तो हमें अपने हलकों से वोट नहीं मिलेंगे, बल्कि हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये वो बात है जिसका अंदाज़ा पहले से था। और वो बाद हजरात जो क़यास आराई कर रहे थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप की सुलह हो जाएगी और जिसमें बड़े बड़े वो नाब गए और इमरान खान के ज़ाती कालमनगार और ज़ाती तजियाकार इस तरह के लोग भी शामिल थे, तो वो उनकी बात गलत साबित हुई। और नाज़रीन, ज़िमनी तौर पर मैं ये भी बता दूं कि मैंने पिछले हफ्ते जो इतला दी थी वो सही निकली। जो मैंने अब परसों किसी के हवाले से इतला दी किसी और के हवाले से, वो शायद इतनी सही नहीं है। मेरी पुरानी इतला ये थी कि इनके पास 26 अरकान हैं, जिनमें से 6 कौमी असम्बली के रुकन हैं और 20 सूबाई के। लेकिन मुझे किसी ने बताया, और जिसका फिर मैंने गुज़श्ता ब्लॉग में जिक्र किया, कि तादाद ज़्यादा है और अरकान कौमी असम्बली की तादाद 8 से 10 है। लेकिन कल जो इजलास हुआ उसमें 26 अरकान शरीक हुए और वो 6 कौमी असम्बली के और 20 सूबाई के। और इस इजलास में जो गैर मुतवक्को बात थी वो ये थी कि अरकान की अक्सरियत ने ये कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून का साथ देना चाहिए। और इनमें 6 अरकान कौमी असम्बली तो सारे के सारे यक ज़बान थे, उनकी एक ही राय थी कि हमें मुस्लिम लीग के साथ मिलना चाहिए। और जो सूबाई असम्बली के अरकान थे उनकी अक्सरियत की राय थी, और कुछ ने इस बारे में राय नहीं दी कि हमें किसके साथ मिलना चाहिए, लेकिन अपोजिशन का साथ देना चाहिए, ये सब ने कहा। और इमरान खान से मुसालियत या समझौते की बात किसी ने नहीं की। जैसा कि बाद अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि कुछ अरकान ने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है, हमें इमरान खान से मुसालियत कर लेनी चाहिए, लेकिन ये बात 100% गलत है। ऐसी कोई बात किसी ने नहीं की। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि इन सब अरकान को पता है कि दो बातों का पता है। एक तो ये है कि इमरान खान के टिकट पर कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो जीत नहीं सकेगा, और दूसरी ये है कि इमरान खान इनसे बदला लेगा अगर उसको मौका मिले, अगरचे इसका इम्कान अब सिफर हो चुका है, अब वो बदला लेने के काबिल नहीं रहा। तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने सियासत का जो नक्शा है वो बिल्कुल वाज़े कर दिया है। और मेरे लिए हैरत की बात ये नहीं है कि उसने ये अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया, लेकिन मेरे लिए हैरत का बात ये बात है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हमायत की तरफ वज़न डाला है। और ये हैरत उस वक्त दूर हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जो हवा चलनी है वो इस ग्रुप ने भांप ली है, और ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर जिस तरफ हवा का रुख है उसी तरफ चलना है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान को ये बात पता चल गई है कि अगले इलेक्शन में अगर जीतना है तो मुस्लिम लीग नून ही का साथ देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कल बताया था, पीटीआई की इस वक्त जो 5 अरकान हैं, यानी उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई नहीं है, जो 5 अरकान हैं जिनमें 3 काबीना के वजीर भी हैं, उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट देने का यकीन दिलाया है। अब ये किस हद तक वो इस पर अमल होता है ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे केस हमने ऐसे देखे हैं कि जब इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन से पहले की गई जो स्ट्रेटजी होती है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन बज़ाहिर ये है कि 5 अरकान को जो टिकट देने का वादा किया गया वो ठोक बजाकर किया गया है। और हो सकता है कि अब इनमें से जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी मामला तय हो चुका हो, जिसकी खबर अभी ब्रेक नहीं हुई है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप ने फैसला रिज़र्व करके तरीन साहब को सुपुर्द कर दिया है ताकि वो मुनासिब वक्त पर ऐलान करे। और ये मुनासिब वक्त जो है ये ज़ाहिर है इसका फ़ैसला मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने करना है। और इन तीनों को पता है कि किस टाइम टेबल के मुताबिक कब क्या करना है और किस तारीख को क्या ऐलान करना है। इन तीन के अलावा किसी को पता नहीं, क्योंकि ये इन लोगों के जो नुमाइंदे हैं जिनसे मुलाकात हुई है या बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस मरतबा राजदारी का जो आलम है वो गैर मामूली है। और ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, इसलिए कि जब तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला हो गया है तो फिर इतनी राजदारी किस बात की है, यानी कि तारीख नहीं बता रहे। और सिर्फ तारीख ही नहीं, राजदारी में ये बात भी रखी जा रही है कि किस किस के साथ क्या राब्ता हुआ है। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने हर प्रोग्राम में कहा है कि अपोजिशन के पास गिनती मुकम्मल है। और जैसा कि
कल बताया था कि 12 अरकान इनके पास कम है, यानी जो ऑफिशियल गिनती है इस वक्त उसमें 12 अरकान कम है। तो लेकिन अमलन ये है कि इनकी गिनती न सिर्फ पूरी है बल्कि पूरी से भी काफ़ी तादाद में लोग ज़्यादा हैं, और जिनमें से 6 का नक्शा तो मैंने बता दिया था कि पीटीआई के जो जिनसे वादा किए गए टिकट देने का, ज़ाहिर है वो इसी बात पर किया गया है कि अगर आप वोट देंगे और आप नाअहल भी हो जाएंगे तो नाअहली की कीमत पर वो मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन का साथ देंगे। 6 तो वो हो गया, और 6 फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप के, क्योंकि तरीन साहब ने जब भी ऐलान करना है, ज़ाहिर ऐलान वो उस वक्त करेंगे जब अपोजिशन तहरीक अदम-ए-एतमाद की तारीख का ऐलान करेगी। 6 ये हो गए, 12 तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली जो पीटीआई में शामिल हैं, उन्होंने पहले ही यकीन दिला दिया कि हम आपका साथ देंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की नाअहली का ख़तरा नहीं है। वो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार जब किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो और वो पार्टी बदल देता है तो उस पर फ्लोर क्रॉसिंग लागू नहीं होती, क्योंकि सरकारी तौर पर वो उसकी हैसियत आज़ाद रुकन की होती है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो भी ज़ाहिर पार्टी का नहीं होता। ये पाबंदी सिर्फ उस पर है जो किसी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़े। तो उन आज़ाद अरकान की तादाद कितनी है, अंदाज़ा मैं बता सकता हूँ कि 6 होंगे या 7 होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये पता नहीं है वो कितने अरकान हैं, लेकिन 5 से कम तो वो बहरहाल नहीं है। इसी तरह कुछ अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जिनकी तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ पैक्ट कर लिया है। वो तादाद कितनी हो, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने हो सकते हैं। और अभी जीडीए, बाप, इनसे तो कोई राब्ता नहीं हुआ। काफ लीग के बारे में दिलचस्प इतला ये है कि वो गौर कर रहे हैं कि हम अपना फैसला बदल डालें, और उसकी वजह है, मुझे नहीं पता कि वो फैसला बदलते हैं या नहीं बदलते, क्योंकि ये सियाने कब्बे जो होते हैं कभी कभी मार भी खा जाते हैं। लेकिन ये है कि काफ लीग को 2 बातों का पता है। एक तो ये है कि इमरान खान इनको गालियां देता है, परवेज़ इलाही को भी और मूनस इलाही को भी, और इन गालियों का परवेज़ इलाही को अच्छी तरह इल्म है। बल्कि कल ही एक कालम नवीस ने लिखा है कि परवेज़ इलाही ने, जब भी ये उस कालम नगार की मुलाकात परवेज़ इलाही से हुई तो परवेज़ इलाही ने इस बात पर दुख का इजहार किया और कहा कि जब मुझे पता चलता है कि इमरान खान मुझे ये गालियां देता है तो मुझे तकलीफ होती है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि काफ लीग को पता है कि बहरहाल इमरान खान की हुकूमत अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होती है। फ़र्ज़ कीजिए तो जिस तरह के हमारे पास बुजुर्ग जुमेर हैं कि वो ये समझते हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई तो इमरान खान टार्ज़न और सुपरमैन बन जाएगा। ये उनका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। वो जितना टार्ज़न और सुपरमैन उसने बनना था वो बन चुका। अब ये मैं मफरूज़े के तौर पर बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी और ये तय हो चुका है। लेकिन मैं मफरूज़े के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर ये तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाती है तो इमरान खान के लिए बहरान की शक्ल बदल जाएगी। वो बहरान से बाहर अब नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी कर ले। तो परवेज़ इलाही को ये भी पता है कि अगर हमने इमरान खान का साथ दिया और तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई तो अगले हल्ले में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर कोई सियासी पार्टी हमें मुंह नहीं लगाएगी, हम तनहा रह जाएंगे। और इमरान खान ने तो साथ इंतखाबात के दौरान इनको साथ लेना ही नहीं है, जिसकी नौबत नहीं आनी है। लेकिन मैं इसको भी इस मफरूज़े के तहत रख रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल रहता है, परवेज़ इलाही को तो वो तब भी साथ नहीं मिलाएगा। तो इसलिए इनके पास रास्ता एक ही है कि वो पोजीशन का साथ दें, चाहे मुस्लिम लीग नून से अगर उनको बहुत नफरत है तो पीपल्स पार्टी का दामन पकड़ लें, उसमें तो आसानी है। लेकिन अगर वो ये रास्ता अख्तियार नहीं करते तो फिर वो उन पर वही मुहावरा फिट होगा कि सियाने कव्वे आखिर में फिर उसी चीज़ के ढेर पर मुंह मारते हैं जिस पर उन्हें मुंह नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है कि तुम्हारा मुकद्दर यही है। तो काफ लीग के इजलास में भी फैसले का अख्तियार परवेज़ इलाही को दे दिया गया है। मतलब ये है कि उस दिन जो मूनस इलाही ने तकरीर की थी वो तकरीर नल एंड वाइड हो गई है, क्योंकि अगर ये मुस्लिम लीग काफ का ये फैसला है कि इमरान खान का साथ देना है तो फिर नई हिकमत अमली पर गौर क्यों किया गया और फैसले का इख्तियार परवेज़ इलाही को क्यों दिया गया। इसका मतलब ये है कि सेकंड थाट जो थी, या हो सकता है ये पहले से ही तय हो कि हमने मूनस इलाही ने इजलास में ये कहना है, लेकिन हम अपना फैसला हम अपने खुद करेंगे और उसको छुपाए रखेंगे। और ज़ाहिर है कि ये दोनों पार्टियां फैसला छुपाए रखेंगी, और जब अपोजिशन की तरफ से तारीख का
اعلان ہوگا تو تب یہ پارٹیاں ان کے ساتھ آ ملے گی۔ کم سے کم جہانگیر ترین گروپ کا تو کلیئر ہے، قافلی کا میں کہہ نہیں سکتا، اور یہی صورتحال ایم کیو ایم کی ہے۔ ایم کیو ایم نے کل پھر کہا ہے کہ ہم اب تک عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس پر آپ غور کیجئے، اب تک کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اب تک عمران خان کے ساتھ ہیں، یعنی ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہیں، آئندہ کو کوئی پتہ نہیں۔ اور آئندہ کی صورتحال کا بیرومیٹر جو ہے وہ ان پارٹی کے اجلاس ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، دو باتیں کہی ہیں کہ ایک تو کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور اس برے سلوک میں وہ 2018 کا الیکشن بھی شامل ہے، جب ایم کیو ایم کی سیٹیں عمران خان کو دے دی گئی۔ وہ چیز ایم کیو ایم کی قیادت نہیں بھول سکتی، نہ ورکر بھول سکتے ہیں۔ انہیں ڈنڈے کے زور پر عمران خان کے ساتھ رکھا گیا، تو اب ڈنڈا نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس بدلہ لینے کا ایک موقع ہے۔ اور دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا تو کل الیکشن ہونے کی صورت میں ہم نہ تو اتحاد کی شکل میں عوام کے پاس جا سکیں گے، اور نہ ہی ہمیں انفرادی طور پر الیکشن لڑ کر کامیابی کا کچھ زیادہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ عوام اس صورت میں بھی ہم پر توئی لعنت کریں گے۔ اور یہ کل جو انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی ہے 13 روپے، اس کے بعد تو پاکستان میں عمران خان کے لیے جو گڈ ول کے جذبات اگر کسی کونے خطرے میں پائے بھی جاتے تھے تو ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ اور ایک وزیر شبلی فراز، اس کو پتہ نہیں کیا نام دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کے در کانے نمک رفت نمک بود، یعنی جب نمک کی کان میں اگر کوئی اور چیز بھی داخل ہو جائے تو وہ بھی پھر نمک بن جاتی ہے۔ تو شبلی فراز کی فیملی تو ایسی نہیں تھی جیسی یہ باتیں کرتا ہے۔ اس کی فیملی بڑی معزز، سمجھدار، سیاسی شعور رکھنے والی فیملی ہے، اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کل اس نے کہا کہ تیل کم استعمال کریں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک غریب طبقہ جس کا کوئی آدمی موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے تو وہ اس کی حالت اب یہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر گیا اور آیا اور اتنا ہی پٹرول اس نے خریدا اور اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد موٹر سائیکل سارا دن اس میں معطل رہتی ہے، پھر وہ اگلے دن ہی موٹر سائیکل میں وہ پٹرول ڈلواتا ہے۔ اب وہ کم کس طرح ڈلوائے؟ یعنی اگر فرض کیجئے ایک موٹر سائیکل سوار اپنے دفتر کے روٹ میں یا کام کے روٹ میں فرض کیجئے روزانہ 3 لیٹر تیل استعمال کرتا ہے آنے جانے میں، تو وہ کیا 3.5 لیٹر استعمال کرے؟ یعنی 5 میل وہ موٹر سائیکل چلائے اور اس کے بعد آدھا میل جب رہ جائے تو وہ موٹر سائیکل کو پیدل گھسیٹ کر لے آئے۔ یعنی کتنی احمقانہ اور کتنی غیر ذمہ دارانہ بلکہ سنگ دلانہ بات کی شبلی فراز نے۔ اس بات کی توقع شبلی فراز سے نہیں تھی، اور کسی سے ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے 3-4 وزیر پہلے بھی یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھائیں، چینی کم ڈالیں، دوسری چیزیں کم خرچ کریں۔ حالانکہ اب انہوں نے گنجائش ہی ختم کر دی ہے۔ اب اس سے زیادہ روٹی میں کمی کرنے کا مطلب مکمل فاقہ ہے یا خودکشی ہے۔ تو یہ ان بے رحم جلادوں کی جو حکومت ہے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور عمران خان جس طرح غم و غصے میں پاگل ہو گیا وہ بھی آپ نے کیفیت دیکھ لی ہے، اور یہ آخری دنوں کی علامات ہوتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے اور میری پیش گوئی ہے اور میرا اندازہ ہے، یہ دعوے کے ساتھ میں بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بات کر رہا ہوں، لیکن اپنی میں نے تجربہ جو میں نے دیکھا ہے زندگی میں جو کیا ہے، کہ عمران خان ایک ایسا نشان عبرت بننے والا ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں ملتی تو ہے لیکن بہت کم ملتی ہے، کیونکہ اس کے جرائم جو ہیں وہ کسی بھی حکمران سے زیادہ سنگین ہے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ صرف قومی مفادات کو ہی نہیں بیچا، اس نے عوام کے منہ سے روٹی کا سوکھا نوالا بھی چھین لیا اور ان کے تن بدن سے کپڑے اتروانے کے در پہ ہے۔ اور اس کے دور میں جرائم کی جس طرح حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بچوں کا قتل عام ہوا ہے، ان کا سب کا حساب اسے مکافات عمل کے حساب سے دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، تبدیلی کی صورتحال ہے، اس کا اندازہ آپ فضاؤں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں نہ صرف یہ ہے کہ افواہوں کا بازار گرم ہے، بلکہ خوف کا عالم ہے اور خوف کے سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور لاہور اور اسلام آباد کے خاص طور پر دفاتر کا میں ذکر کرتا ہوں، سرکاری دفاتر کا، کراچی کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن لاہور اور اسلام آباد کے سرکاری دفاتر میں پچھلے 10 دن سے کام بند ہے، کام ٹھپ ہے، کام نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، خانہ پوری کی حد تک، یا ایسا کام جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لیکن جو مجموعی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ کام کی رفتار وہ 0 ہے،
اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سب کو ایک انتظار ہے اور سب اس پریشانی میں ہے کہ کب کیا ہوتا ہے اور جو کب کیا ہونا ہے. تو جب اس طرح کی فضا بن جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ دن باقی نہیں ہے. ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.